students, welcome to the 7th video of this chapter, Improvement in Food Resources. अभी तक पहले 6 वीडियोस में हम लोगों ने क्रॉप के बारे में बात की थी कि क्रॉप के सीड्स कैसे चूज करना है, उनको सो कैसे करना है, उनको इरिगेट कैसे करना है और उसको मैनेज कैसे करना है, डिजीज कैसे प्रिवेंट करना है, स्टोर कैसे करना है, ये सारी चीजें हमने देखी थी इन टर्म्स ऑफ क्रॉप्स. Now we will talk about animal produce. Now, do humans need animal food? Yes, in the form of milk, in the form of meat. तो ये दोनों तरीके से humans को food चाहिए. So now हम लोग बात करने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री की, जिस तरीके से humans can access or can harvest the animal produce. जैसे हम लोग क्रॉप्स को हार्वेस्ट करते हैं वैसे हम लोग एनिमल्स के प्रोड्यूस को हार्वेस्ट करेंगे. यस, दिस इज हाउ मीट और मिल्क कम्स इनटू योर फूड. सो लेट्स टॉक अबाउट एनिमल हस्बेंड्री, जिसमें आप एनिमल्स को रेयरिंग करोगे, एनिमल्स को ग्रो करोगे, एनिमल्स को हार्वेस्ट करोगे जैसे क्रॉप्स को करते हैं. सो इट्स अ साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइफ स्टॉक. एनिमल लाइफ स्टॉक बहुत सारे एनिमल्स हो सकते हैं, वो हम देखने वाले हैं, विच इंक्लूड्स फीडिंग, ब्रीडिंग एंड डिजीज कंट्रोल. देखो, फीडिंग करना मतलब उसको ग्रो करना, ब्रीडिंग करना मतलब रिप्रोड्यूस करना जिससे पॉपुलेशन उनकी बढ़े, जिससे उनसे मिलने वाली चीजें भी बढ़े, एंड डिजीज कंट्रोल. ऑफ कोर्स इफ यू वांट योर क्रॉप्स टू गिव द बेस्ट यील्ड, सिमिलरली यू वांट योर एनिमल्स आल्सो टू गिव द बेस्ट यील्ड. जस्ट इमेजिन, जो गाय दूध देती है अगर वो बीमार होगी तो ना वो खाना खाएगी ढंग से और ना वो दूध देगी ढंग से, एंड दैट फॉर अस इज अ लॉस. Of course, it is a loss for the cow itself, but then from our point of view, from economic point of view, from food point of view, it is a loss. So we have to maintain its feeding patterns. We have to maintain their breeding patterns. हमको उसको हाइब्रिड करना है क्या, क्रॉस ब्रीड करना है क्या, वो सब हमको देखना है. और फिर उसके बाद उसके डिजीजेस से बचाना है उसको. जैसे इंसानों को बीमारी होती है, क्रॉप्स को बीमारी होती है, वैसे जानवरों को भी होती है. एनिमल्स बेस्ड फार्मिंग इंक्लूड्स, हम लोग जो एनिमल्स की फार्मिंग करते हैं, यस उसको भी फार्मिंग ही बोलते हैं. तो उनकी जब हम फार्मिंग करते हैं, बेसिकली क्या होता है फार्मिंग? सीड्स डालो, ग्रो करो, प्रोटेक्ट करो, इरिगेट करो, मैन्योर डालो वगैरह वगैरह, एंड देन यू ग्रो इट, यू हार्वेस्ट इट, एंड देन यू डू इट अगेन. सिमिलरली यू डू इट फॉर एनिमल्स. यस, यू ग्रो एनिमल्स, है ना, आप उनको क्रॉस ब्रीड करते हो जिससे एनिमल्स ग्रो होते हैं, फिर आप उनको खाना पानी देते हो जिससे वो और ग्रो होते हैं, और फिर उससे आप हार्वेस्ट कर लेते हो, जैसे आपने क्रॉप को हार्वेस्ट किया और फिर स्टोर किया, ट्रांसपोर्ट किया. सो सेम थिंग्स विल बी हैपनिंग विद एनिमल्स. सो एनिमल बेस्ड फार्मिंग इंक्लूड्स कैटल, गोट, शीप, फिश, पोल्ट्री. कैटल मतलब काउज एंड बफेलोस, जो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं. गोट से आप लोग क्या मिला सकते हो? गोट से आप मिला सकते हो, लेट्स से यू कैन गेट मिल्क आउट ऑफ गोट, you can get leather out of goat, you can get meat also. So that is goat. sheep से आप wool ले सकते हो, है ना, मीट भी ले सकते हो. fish is used for food and poultry is used for eggs and meat. So इस तरीके से you rear animals for their individual uses. Now growing population needs more of these products, milk, meat, eggs, and of course you need leather and etc. So these things we are not considering, we are only considering the food resources. So because growing population needs more of these things, we have to increase the production. Now increasing the production should be very let's say humane तरीके से आपको उनको ट्रीट करना पड़ेगा. ह्यूमेन तरीका मतलब ये है कि आप उनको ज्यादा जबरदस्ती नहीं कर सकते, आप उन पर जुल्म नहीं कर सकते, आप उनके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, आप उनको कुछ उल्टे सीधे इंजेक्शंस देके आप उनसे प्रोड्यूस बढ़ा नहीं सकते. दैट इज द ह्यूमेन ट्रीटमेंट. सो ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ द नीड फॉर ह्यूमेन ट्रीटमेंट. नाउ बहुत सारे लोगों को ऐसा पता भी होगा कि अगर आपको फॉर एग्जाम्पल लेट्स से टॉक अबाउट पोल्ट्री, तो पोल्ट्री फार्मिंग बहुत इनह्यूमेन होती है. आपने देखा होगा कि बहुत क्रैम्प्ड स्पेस में होता है, उनको पंख खिलाने के लिए भी जगह नहीं होती है, उनका ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत इनह्यूमन तरीके से होता है. सो ऑल दीज वेज people have realized and they are saying that you know what, हम ऐसा नहीं करने देंगे. Now because of that
लाइवस्टॉक हैज ब्रॉट अ फ्यू लिमिटेशंस इन देयर। सो इस तरीके से उनकी फार्मिंग में लिमिटेशंस आने लग गए। अभी आपको ज्यादा जगह देनी पड़ेगी तो ज्यादा खर्चा भी बढ़ेगा, एंड यू हैव टू पे मोर ऑल्सो। ट्रांसपोर्टेशन भी आपको उनका बहुत ढंग से करना चाहिए। सो ऑल दीज थिंग्स रिक्वायर मोर एफिशिएंट वेज ऑफ गेटिंग दीज प्रोडक्ट्स। क्योंकि अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि इस जगह में अभी मैं 100 और ग्रो कर लूंगा, नहीं, अभी आपको ह्यूमेनली भी करना है और प्रोड्यूस भी बढ़ाना है, बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ रही है। सो दैट वे टेक्नोलॉजी हैज टू बी इंप्रूव्ड। टेक्नोलॉजी कहाँ? फीडिंग में, ब्रीडिंग एंड डिजीज कंट्रोल। इफ वी कैन इंप्रूव इन ईच ऑफ दीज थिंग्स, देन द लॉसेस विल बी मिनिमाइज्ड, राइट? सो दैट्स द आइडिया अबाउट एनिमल हस्बेंड्री। अभी हम इसको हटा देते हैं एंड विल टॉक अबाउट इन दिस वीडियो इटसेल्फ, विल टॉक अबाउट कैटल फार्मिंग। ओके, सो इसको हटा देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट। सो लेट्स नाउ टॉक अबाउट कैटल फार्मिंग, द फर्स्ट मेथड ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कैटल की। कैटल का मतलब होता है काउज, बफेलोज, बुलक्स वगैरह, ठीक है? सो कैटल फार्मिंग इज डन फॉर मिल्क एंड ड्राफ्ट लेबर। Now this is not pronounced as draught, but this is pronounced as draft. Pronounced as draft. अभी आप उसको जैसे भी प्रोनाउंस करो, इंग्लिश का ऐसे ही है, बट इट इज कॉल्ड ड्राफ्ट। नाउ मिल्क तो आप समझ रहे हो, मिल्क के लिए क्यों कैटल इज डेफिनेटली आपके फर्स्ट जो एनकाउंटर होता है ऑफ काउज एंड बफेलोज, दैट इज फॉर मिल्क। बट येस, दे आर ऑल्सो यूज फॉर ड्राफ्ट लेबर, मतलब हैवी लेबर। ओके, सो ड्राफ्ट लेबर इंक्लूड्स टिलिंग, कार्टिंग एंड इरिगेशन। टिलिंग मतलब टिलिंग ऑफ द लैंड, है ना? फार्मिंग के पहले अभी तो लोगों के पास ट्रैक्टर्स हैं, बट वैसे लोग कैटल यूज करते थे, बुलक्स यूज करते थे, बुलक, और उससे फिर वो सीड बेड प्रिपरेशन करते थे। कार्टिंग मतलब बुलक कार्ट, यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट लेके जाना, और इरिगेशन के लिए भी यूज होता था, ठीक है? पानी निकालने के लिए कुएं में से या ट्यूबवेल में से। सो दे यूज टू यूज दैट हार्ड लेबर, वो करवाते थे बुलक से, ठीक है? सो दो तरीके से यूज होता था, बट हम लोग मोस्टली फोकस करने वाले हैं मिल्क प्रोडक्शन पे। सो इंडियन कैटल आर ऑफ 2 डिफरेंट स्पीशीज, बॉस इंडिकस। ओके, तो ये तरीका है, दिस इज द जीनस एंड दिस इज द स्पीशीज। ओके, जीनस बॉस एंड इंडिकस एंड बुबालिस आर द 2 डिफरेंट स्पीशीज। सो आप समझ गए, ये काउस है और वो बफेलोज है, राइट? सो इस तरीके से याद रखना, इंडिकस मतलब इंडिया। ओके, इस तरीके से आप याद रख सकते हो काउस, एंड बुबालिस इज बफेलो। सो ये दो स्पीशीज हैं ऑफ दिस बॉस जीनस। ओके, मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल कैटल्स आर कॉल्ड मिल्च और डेयरी एनिमल्स। सो मिल्चिंग या मिल्च कैटल जो होता है, वो होता है फीमेल कैटल जो मिल्क प्रोड्यूसिंग के लिए होते हैं। डिपेंड्स अपॉन ड्यूरेशन ऑफ लैक्टेशन पीरियड। नाउ ये लोग जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि काउस, बफेलोज, that depends upon lactation period. Now you have to understand the biology. Cows and buffaloes will only produce milk for their calves. मतलब जब वो बच्चा होने वाला है, छोटा सा गाय या बफेलो, काउ और बफेलो जब बच्चा पैदा करने वाले हैं, तब ही लैक्टेशन पीरियड होगा, तब ही मिल्क प्रोड्यूसिंग टाइम होगा, उसको बोलते हैं लैक्टेशन पीरियड। लैक्टेशन पीरियड मतलब मिल्क प्रोड्यूसिंग पीरियड या मिल्किंग। सो इस तरीके से मिल्क प्रोडक्शन विल डेफिनेटली डिपेंड अपॉन द लैक्टेशन पीरियड, मतलब कब तक वो मिल्क प्रोड्यूस करता है फॉर द स्मॉल काफ। अगर वो काफ एक पर्टिकुलर उम्र का हो गया तो उसके बाद वो मिल्क प्रोड्यूस नहीं करता, फिर काफ तो वही घास खाता है जैसे वो लोग खाते हैं। सो इस तरीके से इट डिपेंड्स ऑन द लैक्टेशन पीरियड डेफिनेटली, यस। नाउ देयर आर 2 ब्रीड्स विच वी विल लुक फॉर, दैट इज एक्सोटिक और फॉरेन ब्रीड्स। फॉरेन ब्रीड्स के प्रकार है जर्सी गाय, ब्राउन स्विस, और भी प्रकार होते हैं। दीज हैव लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड्स। सो अगर देखो, अगर गाय ज्यादा दिन तक, अगर लैक्टेशन पीरियड है मतलब ज्यादा दिन तक मिल्क प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है उसकी, देन इट विल बी काइंड ऑफ फेवरेबल फॉर द कैटल फार्मर। मतलब जिसके पास वो वाली गाय है तो बहुत दिन तक दूध देगी, तो बहुत दिन तक उसका बिजनेस चलेगा, राइट? So they have long lactation period, but the problem is that they do not have that much of a resistance to diseases. So we have another breed, that is the Indian local breed. They have excellent disease resistance. ये कौन से हैं? रेड सिंधी, साहिवाल और भी ओंगोल गाय।
सो और भी प्रकार के इंडियन गिर गाय है जो बहुत सारा फेमस भी हो रहा है अभी शहरों में, गिर का A2 मिल्क इज बिकमिंग फेमस नाउ. सो द पॉइंट इज दैट दीज इंडियन ब्रीड्स दे डोंट हैव लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड्स, ज्यादा दूध नहीं देते और ज्यादा दिनों तक भी नहीं देते, बट दे हैव एक्सीलेंट डिजीज रेजिस्टेंस. नाउ व्हाट वी आर सीइंग इज, जैसे हमने क्रॉप्स के दो प्रकार को हमने हाइब्रिड किया था टू गेट बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, वैसे ही हम लोग इन दोनों को भी क्रॉस ब्रीड कर सकते हैं बिकॉज बेसिकली दे आर द सेम स्पीशीज. काउस, ये भी काउस, ये भी काउस, सेम स्पीशीज. ओके, सो सेम स्पीशीज के अलग अलग वैरायटीज हैं. सो आप इंटर वैराइटल ब्रीडिंग हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हो, जहां पर आप इनको क्रॉस ब्रीड करोगे और फिर जो ऑफस्प्रिंग निकलेगा, जो बच्चा फिर होगा, दैट विल होपफुली बी these two are crossbred to get desired qualities in the offspring. So we will probably get an offspring जिसका lactation period भी लंबा है और disease resistance भी बहुत अच्छा है. So we will like it, right? So that is basically your question number 1, which asks which method is commonly used for improving cattle breeds and why. So what method are we using? We are using the method of cross breeding or hybridization. So हम ये गाय को देख के पूछेंगे भाई कौन सी ब्रीड का है, तो हम बोलेंगे ये क्रॉस ब्रीड है, ये हाइब्रिड है, हाइब्रिड ऑफ इंडियन ब्रीड सच एज रेड सिंधी और साहिवाल और एक्सोटिक ब्रीड्स जो जर्सी या ब्राउन स्विस, उनका वो एक कॉम्बिनेशन है. एंड दैट ऑफस्प्रिंग विल हैव होपफुली विल हैव बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स. और फिर वो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स वाला जो ऑफस्प्रिंग होगा, हम उसी लेट्स से उसी वैरायटी को हम आगे चल के ग्रो करेंगे बिकॉज दैट इज गुड फॉर द फार्मर्स. नाउ फॉर ह्यूमेन ट्रीटमेंट एंड फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी एंड देयर हेल्थ एंड द क्वालिटी ऑफ मिल्क, प्रॉपर क्लीनिंग, शेल्टर, रेगुलर ब्रशिंग टू रिमूव लूज है, ये सब चीजों की जरूरत है. क्या है ये? क्लीनिंग, जो जगह है वो क्लीन होना चाहिए, उनकी भी क्लीनिंग होनी चाहिए, है ना. जो गाय है, जो भैंस है, उनकी भी क्लीनिंग होती रहनी चाहिए, उनको भी पानी से नहलाओगे आप, उनको भी प्रॉपरली यू विल टेक केयर लाइक यू नो इट्स अ लिविंग बीइंग, एंड उसको भी डिजीज होने के चांसेस है, उसकी भी कोई फीलिंग्स होती है. सो यू कीप इट प्रॉपरली क्लीन्ड एंड यू कीप इट ह्यूमेनली, प्यार से आप रखते हो उसको, शेल्टर भी अच्छा दोगे फिर आप, है ना. एंड देन रेगुलर ब्रशिंग टू रिमूव. सो बेसिकली आप उनको उनके बॉडी को भी ब्रश करते रहोगे सो दैट उसमें डिजीजेज ना हो जाए, बिकॉज स्किन डिजीजेस भी बहुत होने वाले हैं, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. वेल वेंटिलेटेड शेड्स होने चाहिए. अभी शेल्टर कैसा होना चाहिए? शेल्टर वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, सब बंद जगह रहेगी, क्रैम्प्ड रहेगा, बहुत सारे गाय एक साथ रहेंगी, देन इट विल बी नॉट वेंटिलेटेड, है ना. हवा भी चलती रहनी चाहिए, टेम्परेचर वगैरह सब कुछ ऐसे अच्छे से होना चाहिए. इट शुड बी समथिंग विच द काउस विल लाइक, है ना, दे विल फील गुड. शुड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रेन, हीट एंड कोल्ड. यस, सो वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, तो ज्यादा गर्मी भी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा ठंडी भी नहीं होनी चाहिए. इट शुड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम ऑल दीज प्रॉब्लम्स. आई सॉ अ वीडियो जहां पर सऊदी अरेबिया में, जहां पर इतनी गर्मी है, वहां पर भी काउस को रखते हैं. सो दे कीप इट वेल वेंटिलेटेड एंड दे हैव शेड्स, और बाहर धूप रहती है तो उसको शेड्स रखते हैं, और पानी के आई मीन इट्स काइंड ऑफ एन एसी इन दैट ह्यूज एरिया जहां पर बहुत सारी गाय आराम से बैठी रहती है. So yes, you have to keep them happy, you have to keep them healthy so that you get good produce from them. Floor of the shed should also be sloping. ये छोटी सी बात है, जहां पर वो रुके हैं वो थोड़ा सा स्लोपिंग होना चाहिए, बिकॉज नेचुरली जो भी वो लोग यूरिन करेंगे, फीसिस करेंगे, वो साफ करने में आसानी हो, स्लोपिंग रहेगा तो, और वहां पर वो गीला गीला भी नहीं रहेगा. इट विल कीप ऑन ड्राइंग अगेन एंड अगेन. सो अगर ड्राई रहेगा तो क्लीनिंग भी अच्छे से हो पाएगी. अभी हम इसको हटा देते हैं और हम लोग लास्ट पार्ट में बात करेंगे कि उनको फूड रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है और क्या क्या डिजीजेस उनको हो सकते हैं जिससे हम उनको बचाना चाहिए. ठीक है, सो इसको हटा देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फूड रिक्वायरमेंट्स एंड द डिजीजेस ऑफ कैटल. हमने देखा था कि ब्रीडिंग के साथ साथ फीडिंग एंड डिजीज कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एनिमल हस्बेंड्री एक्सरसाइज. सो हमने ब्रीडिंग के बारे में तो देख लिया, अब हम देखेंगे फीडिंग के बारे में कि एनिमल्स या कैटल, काउस, बफेलोज क्या खाते हैं. So food requirements of dairy animals are two types. One is maintenance type, जिसमें एक एनिमल को हेल्दी लिविंग के लिए कितना फूड चाहिए, बेसिक, ना उससे वेट गेन हो ना वेट लॉस हो, बेसिक हेल्दी हैप्पी लाइफ जीने के लिए उसको जितना खाना चाहिए
दैट इज कॉल्ड मेंटेनेंस लेवल, मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट टू सपोर्ट अ हेल्दी लाइफ, दैट्स ऑल। तो आप बोलेंगे सबको हेल्दी लाइफ ही तो चाहिए, नहीं। मिल्क प्रोड्यूसिंग, देन देर आर अदर स्टेजेस इन द लाइफ एनिमल्स जब वो मिल्क प्रोड्यूसिंग है, यू अंडरस्टैंड राइट, लैक्टेशन पीरियड, जब वो मिल्क प्रोड्यूसिंग है जस्ट आफ्टर द बर्थ ऑफ अ काफ, आफ्टर सम टाइम, तब तक वो चलता रहेगा। सो दैट अ प्रेग्नेंट काउ और अ लैक्टेटिंग काउ विल रिक्वायर, डेफिनेटली विल रिक्वायर मोर फूड, है ना, बिकॉज अब उसको मिल्क प्रोड्यूशन करना है, एक और लाइफ को भी उसको मेंटेन करना है, सो टू सपोर्ट अ हेल्दी लाइफ प्लस लैक्टेशन रिक्वायरमेंट। सो जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं उसके लिए बहुत एनर्जी की रिक्वायरमेंट, बहुत फूड की रिक्वायरमेंट, एक्स्ट्रा फूड की रिक्वायरमेंट उस काउ को है, प्लस उसको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी बहुत रिक्वायरमेंट है। सो यू शुड अंडरस्टैंड दैट देर आर टू रिक्वायरमेंट्स, वन इज मेंटेनेंस जब वो प्रेग्नेंट भी नहीं है, लैक्टेटिंग भी नहीं है, एंड द अदर इज लाइक मिल्क प्रोड्यूसिंग जब वो या तो प्रेग्नेंट है या तो लैक्टेशन पीरियड में, उसको डेफिनेटली मोर न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होगी। सो फॉर एग्जाम्पल अगर उसको यहाँ पर लेट्स से 10,000 और से 1 लाख कैलोरीज की जरूरत पड़ रही फॉर एग्जाम्पल, ओके, आई डोंट नो, बट यहां पर उसको 1 लाख प्लस 50,000 एक्स्ट्रा लगेगा फॉर एग्जाम्पल। सो इसका मतलब यहां पर उसको मेंटेनेंस 1 लाख चाहिए और यहां पर उसको एक्स्ट्रा चाहिए, बिकॉज एक्स्ट्रा काम भी तो वो कर रही है, ओके। ना जो आप खाना देते हो एनिमल को, मतलब कि काउ को या बफेलो को, वो क्या होता है, तो आपने जनरली देखा होगा वो घास खाते हैं, यस। सो देयर फीड इंक्लूड्स 2 थिंग्स और लेट्स से 3। वन इज रफेज, रफेज का मतलब मोस्टली फाइबर बोलते हैं जिसको, ओके, मतलब जो इंसान भी खाता है ना, जैसे आप ओट्स खाते हो या फाइबरस चीजें खाते हो, तो वो उसको रफेज बोलते हैं, रफ, इट्स रफ, जब वो पेट से गुजरता है तो वहां पर वो रफ फील आता है। Now, fiber is extremely useful for these animals. One, because they bring about certain reactions in their stomach, and their stomach is made up of 4 compartments, so they can also digest this. So उनके पेट में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक्टिवेट हो जाते हैं जब वो फाइबर खाते हैं। तो सो फाइबर मोस्टली होता है जिसमें उसको रफेज बोलते हैं, जैसे घास, इस तरीके की जो चीजें होती है वो, करेक्ट। तो उसमें मोस्टली लॉन्ग फाइबर्स होते हैं, प्लस दैट फाइबर्स आर बेसिकली बिकॉज दोज आर मोस्टली मेड अप ऑफ लिग्निन सेल वॉल्स, है ना, जो आपने सूखी घास वगैरह देखी होगी। सो सेल वॉल्स, नाउ ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट इट बिकॉज हमारा जो स्टमक है दैट इज नॉट, दैट कैन नॉट डाइजेस्ट दैट, बट दीज पीपल कैन। सो मोस्टली फाइबर जिसमें है वो रफेज है। कॉन्सेंट्रेट्स जिसमें फाइबर तो कम है बट अदर प्रोटीन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स में ज्यादा है, राइट। सो देर आर अदर टाइप्स ऑफ फूड्स जो आप उनको देते हो, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कॉर्न आपने दिया उनको, या सोयाबीन आपने दिया उनको, या कुछ ऑयल केक्स आपने उनको दिए हैं खाने के लिए। सो दैट इज हाई इन एनर्जी, हाई इन प्रोटीन, एंड दिस इज मोस्टली घास, समझ रहे हो आप। देन देयर आर फीड एडिटिव्स, जब आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी देते हो, जैसे कुछ विटामिन देते हो, कुछ दवाइयाँ देते हो, है ना, कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ वगैरह दे दिया आपने। सो बेसिकली दीज आर फीड एडिटिव्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिससे उनकी हेल्थ प्रमोट होगी। जैसे आप छोटे छोटे विटामिन की गोलियां खाते हो, कुछ आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स खाते हो फॉर बेटर इम्यूनिटी वगैरह, तो गाय के लिए भी वैसे देते हैं। नाउ दीज आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर फूड। अब हम लोग देखेंगे द थर्ड पार्ट विच इज इनएविटेबल, दैट इज द डिजीजेस ऑफ कैटल। सो डिजीजेस होने से क्या होगा, मिल्क आउटपुट कम होगा और डेथ भी हो सकती है। एंड इफ यू आर वेरी सेंसिटिव यू विल रियलाइज कि इट इज बेसिकली अ डिजीज एंड समथिंग और सम एनिमल विल फील पेन। सो पेन भी होगा, मिल्क आउटपुट डेफिनेटली कम होगा इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और डेथ भी हो सकती है। सो अगर आप इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो बिल्कुल नुकसान है, एंड सेंसिटिव अगर आप हो वैसे, देन डेफिनेटली इट्स अ लॉस ऑफ लाइफ विच कुड बी अवॉइडेड, राइट, बिकॉज इट्स अ डिजीज की वजह से हो रहा है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ ओल्ड एज। सो देन देयर आर एक्सटर्नल पैरासाइट्स। एक्सटर्नल पैरासाइट्स जब कुछ बाहर से उसको अटैक करता है तो उसकी स्किन डिजीजेज हो जाते हैं उसको। सो पैरापॉक्स इज वन एग्जाम्पल जो उसको स्किन डिजीज हो सकता है। इंटरनल पैरासाइट्स जो अंदर होते हैं, जैसे कि वर्म्स वगैरह होते हैं, तो उससे स्टमक, लिवर एंड इंटेस्टाइन डिजीज हो सकते हैं, राइट। सो दीज आर द इंटरनल पैरासाइट्स। पैरासाइट्स का मतलब क्या है, पैरासाइट्स तो पता होगा आपको,
पैरासाइट्स का मतलब है द ऑर्गेनिजम्स विच फीड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म. सो पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म, वर्म्स अगर आपके पेट में तो कौन सा खाना खा रहा है? आपका ही खून ले रहा है ना. मॉस्किटोज है, इट्स अ पैरासाइट, वो आपका खून लेता है. सो ऑलरेडी बना बनाया खाना वो लेता है. लिविंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करता है, ऐसा नहीं कि वो डेड ऑर्गेनिजम्स पे फीड कर रहे हैं. नो, नॉट दैट. सो पैरासाइट, सो इंटरनली रह सकते हैं और ऊपर से भी, जैसे मच्छर वगैरह इज एक्सटर्नल. इंटरनल पैरासाइट्स आर वर्म्स वगैरह. सो दे कैन कॉज स्टमक, लिवर. सो लिवर फ्लूक एक डिजीज हो सकता है जो इंटरनल पैरासाइट की वजह से है. देन देर आर दीज इन्फेक्शियस डिजीजेज which are caused by these parasites, bacteria and viruses. One example is anthrax. Anthrax is a bioweapon जो आप यूज कर सकते हो. It causes destruction, it causes immense amount of death, but of course you can vaccinate your animals so that ये सब diseases से वो दूर हो सके. Anthrax is an infectious disease. It is caused by a bacteria, right? So yes, one point I did not write here is that vaccination can definitely prevent all these problems. Right? Great. So let's look at the question number 7, which is a straightforward question. What are the benefits of cattle farming? Cattle farming के benefits क्या है? You get animals for milk. You get animals to work in the farm. So let's end this video here. I hope आपको अच्छा लगा हो. I hope आपको समझ में आया हो. नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग आपको मिलेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले पोल्ट्री फार्मिंग की. टिल देन पढ़ाई करते रहें.